किशोर दा को मैं फॉलो करके इंडस्ट्री में आया। ऐसा नहीं कि खाली किशोर दा को मैं फॉलो किया, ऐसा नहीं। हमारे जितने भी लीजेंडरी सिंगर है ना, वो किसी को ना किसी को फॉलो करके इंडस्ट्री में आए और उसके बाद वो अपना पहचान बनाए। जैसे कि लता जी नूरजहां जी को फॉलो करती थी, आशा जी गीता दत्त जी को फॉलो करते थे, मोहम्मद रफी साहब दुरानी साहब को फॉलो करते थे, किशोर दा मुकेश जी साइकिल साहब को फॉलो करते थे। अच्छा, कुमार सानू किशोर दा को फॉलो करते थे, लेकिन उन्होंने अपना पहचान बनाया बाद में, बिल्कुल अपने आप को उसमें से अलग करके। बिल्कुल उनका जो अच्छाई है उसको एडेप्ट करना और अपने अंदाज में उसको पेश करना। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जोरदार तालियां कुमार सानू जी के लिए। नमस्कार आप सभी लोगों को। रिपब्लिक भारत चैनल में मैंने कुमार सानू का एक इंटरव्यू विटनेस किया था, कैसे केदारनाथ भट्टाचार्य से कुमार सानू बने। आप लोग जरूर देखें। थैंक यू। कुमार सानू जी हमारे बीच में हैं और कुमार सानू जी आपकी जो आवाज है वो मेरे दिल के भी बहुत करीब है। पर्सनली मेरे फोन में जो आई ट्यून्स है आई म्यूजिक का, उसमें मैं सिर्फ कुमार सानू एसेंशियल से सुनती हूँ। मेरा मूड ऑफ होता है तो आपका कोई ना कोई गाना मुझे मिल जाता है, उस सिचुएशन को रिलेट करता हुआ। अच्छा होता है तो उस सिचुएशन को रिलेट करता हुआ गाना मिल जाता है। मैं ये जानना चाहूंगी कि केदारनाथ भट्टाचार्य से कुमार सानू बनने तक का सफर और कहानी क्या है? देखिए, मेरा जन्म हुआ था एक म्यूजिकल परिवार में। हमारे पिताजी प्योर क्लासिकल सिंगर टीचर थे, बड़े गुलाम अली खान साहब के घराने। तो मैं ये क्या बहुत ज्यादा कुछ सीखा तो नहीं, लेकिन जब पैदा होने से तब से घर में जो वातावरण था वो मेरा कान बहुत पक गया था। सिंगिंग का माहौल था पूरा। Yes. संगीत का पूरा माहौल। संगीत का माहौल था। सुबह उठते ही वो तानपुरा, वो हारमोनियम, वो तबला, ये सब सुनते सुनते हम भी बड़े हुए। बचपन से ट्रेनिंग? बचपन से ट्रेनिंग नहीं, हमने ट्रेनिंग नहीं लिया, सीखा बचपन से। सुना। आप यकीन नहीं करोगे, एक सिंगर बनने के लिए ना सुनना बहुत जरूरी है। आई थिंक सीखना सकना तो सब चलेगा बाद में, लेकिन सुनना बहुत जरूरी होता है। सुनने से जो आपके अंदर जो ब्रेन में जो हिट होता है ना, वो सबसे ज्यादा काम करता है मेरा हिसाब से जी। मेरा ऐसा थिंकिंग है। तो क्योंकि आज जो कुछ भी मैं करता हूँ सुनने की वजह से, जो डैडी से जो सुना था, जो बड़ी दीदी से मैंने सुना था, वही सब चीजें कुट के भरे हुए हैं हमारे अंदर, और वही सब जाके इम्प्लीमेंट होता है जब फिल्म सिंगिंग होता है। आई थिंक उसके बाद मैंने थोड़ा सा ट्रेनिंग लिया, बट उस समय केदारनाथ भट्टाचार्य जी नाम था मेरा। ये पता था सबको? हाँ, वो सभी को पता था कुमार सानू जी का असली नाम? सबको मालूम है, 2-4 छोड़ के बाकी सबको मालूम। हाँ, सिर्फ 2 याद खड़े हैं यहाँ पर। क्या होता है कि और दिया जला के केदारनाथ भट्टाचार्य जी नाम किया था। आप तो जानते हैं ना केदार। जी। तभी आपने रुद्राक्ष की माला भी पहनी हुई है। हाँ, वो तो आप पहना हुआ मुसीबत की माला। हाँ, मुसीबत कौन सी? मुसीबत कैसे? नहीं, बहुत सारे होता है वो तो क्या है कि केदार नाम पसंद नहीं था मेरे को। अरे ऐसे मत बोलिए। केदार नाम से ना, नहीं, केदार नाम से ना बचपन से एक बुढ़ापा दिखता है। केदारनाथ तो हाँ, कोई बूढ़ा आदमी आ रहा है, आइए तो देखिए छोटा लड़का आ रहा है केदारनाथ, तो केदारनाथ भट्टाचार्य जी तो मेरा पसंद नहीं था, लेकिन ठीक है, घर का नाम दिया हुआ था, मैं क्या करूँ। अब पिताजी मेरा बहुत पिटता था, अगर ना भी बोलूँ तो पिट के बोलेगा वही नाम रहेगा तेरा। तो जो भी है, तो बाद में जब मैं बॉम्बे आया ना, बॉम्बे आने के बाद ये कल्याण जी भाई ने मेरा नाम रखा कुमार सानू। ये उन्होंने बोला कि नहीं देख, तेरा बोलने में ना, तू जब बोलते हैं ना तब पता चलता है कि तू बंगाली है। आपको भी पता चल रहा है, आप लोगों को भी पता चल रहा है। तो मैं उसके ऊपर वर्कआउट कभी नहीं किया। आगे वाला समझ जाए बस, इतने काफी है। आप लोग समझ रहे हैं ना, बस यही चाहिए और क्या। लेकिन सर ये चीज इसमें प्रॉपर उर्दू बोले, प्रॉपर हिंदी बोले, हमको जरूरत नहीं है। जब गाना गाता हूँ तब कोई दिखा दे। हाँ, गीत में नहीं आती। हाँ, उर्दू में कोई प्रोनाउंसिएशन से लेके कोई भी चीज में आपको जब भी मैं तमिल गाया, तेलुगु गाया, जो भी गाया, उसमें आपको कोई दिखा दे कि भाई ये गलत गाया, तो उस पे वर्कआउट किया मैंने। तो इसलिए मैं इस पे ध्यान नहीं दिया। मैं बोला चलो जितना समझते हैं आगे वाले ये काफी है। तो कुमार सानू
भट्टाचार्य जी, जो सानू भट्टाचार्य जी नाम से, उस समय सानू भट्टाचार्य जी बॉम्बे में आया था सबसे पहले। तो कल्याण जी भाई ने मेरे को बताया, देख बेटा, बंगाली नाम सुनते ही ना लोगों का नाक ऐसा हो जाता है, अरे ये क्या उर्दू बोलेगा यार। तो तेरा प्रोनाउंसिएशन इतना क्लियर है जब गाना गाते हैं, बात करते टाइम नहीं, गाना गाते हैं, तो ये एक माइनस पॉइंट पकड़ा जाता था उस समय। मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ। माइनस पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ, क्या हमारे बहुत सारे सिंगर्स हैं हमारे बंगाल के, जो लोग बहुत नाम भी किया, सब कुछ किया, लेकिन जब गाना गाते हैं तो पता चलता है कि ये बंगाली गा रहे हैं। चाहे वो हमारे बॉम्बे में भी जी। एक दो बंगाली सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, इनको पता चल जाता है कि भाई ये बंगाली गा रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने बोला कि ये पहले ही एक माइनस पॉइंट हो जाता है, तो तेरा नाम में भट्टाचार्य नहीं होना चाहिए। तो हम बोले सर आप जो बोलेंगे, क्योंकि कलंजी भाई उस समय हमको सिखाते थे थोड़ा बहुत। तो उन्होंने बोला तेरा नाम, वो ऐसा ऐसा करते थे ना, तो करके बोला कि कुमार सानू। सर ठीक है। तो उन्होंने ये नाम दिया कि कुमार सानू। मतलब इसमें पता नहीं चलेगा कि तू कौन सा कास्ट का है, एक छुपा हुआ चीज रहेगा। हाँ, तेरा गाना सुन के अगर कोई बोल दे तो ठीक है, अलग बात है, लेकिन नेपाल के लोग समझते हैं हम नेपाली है, हाँ उड़ीसा के लोग समझते हैं हम उड़िया है, बंगाल के लोग तो है ही, वो तो उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं बंगाली हूँ। तो ये जो चीजें हैं, ये इससे छुटकारा मेरे को मिला बिकॉज ऑफ कल्याण जी भाई। सर, कोई ऐसा गीत जो आपको फिर से रिकॉर्ड करने का मौका मिले, अपना 90s का कोई गीत जिसे आप फिर से आज रिकॉर्ड करना चाहें, दिल के सबसे करीब हो आपके? नहीं, ऐसा कोई गाना नहीं, जो गा दिया। ऐसा कोई गाना नहीं है कि मैं दोबारा उसको रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। हाँ, रिमिक्स भी नहीं? हाँ, आजकल तो रिमिक्स का जमाना है, तो रिमिक्स भी नहीं? नहीं, रिमिक्स में मेरा एक फिल्म आ रहा है अभी, फरार करके, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का। तो उसमें वो लोगों ने रिमिक्स एक गाना मेरे को कराया था, आईने के 100 टुकड़े। आप लोगों ने शायद सुना होगा गाना, माँ फिल्म के गाने थे, जितेंद्र जी के ऊपर था। उस गाने को मैं दोबारा गाया। तो ऐसा चलते रहते हैं, वो अभी रिक्वेस्ट करता है तो मैं गा देता हूँ, अच्छा लगता है। जब मैं देखता हूँ कि आफ्टर 40 ईयर्स, 40 साल के बाद वो आईने के 100 टुकड़े मैं गा पाया दोबारा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड दैट्स बिकॉज ऑफ यू पीपल। अभी हाल ही में आपकी प्रेमानंद महाराज जी से भी मुलाकात हुई, आप गए थे वृंदावन, और वहां पर आपने कहा कि एक गाना आपको हर सिचुएशन में बहुत पसंद है, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना मेरा साथ हमनवा। एक बार इसको और गुनगुना दीजिए। नहीं, पहले मैं थोड़ा सा छोटा सा मैं प्रेमानंद महाराज जी से जो मुलाकात हुई आपकी, प्रेमानंद महाराज जी के पास गया था। वहाँ जाना कैसे हुआ अचानक से? हाँ, मैं छोटा सा बता देता हूँ। जी। क्योंकि मीडिया में जो आया वो भी मैं देखा जी। और उनके पास गया तो बहुत सारा कानून के साथ आपको जाना पड़ेगा। आप हंस नहीं सकते, आप गंभीर रहना पड़ेगा, ज्यादा जोर से बात नहीं कर सकते, मास्क लगाना पड़ेगा। हाँ, मास्क लगाना पड़ेगा, टेलीफोन को बाहर छोड़ देना पड़ेगा, थैली में वो लोग लेके जाते हैं टेलीफोन वगैरह, जूता वूता तो खोलना ही पड़ेगा 1 किलोमीटर दूर। और उस समय 4 डिग्री 5 डिग्री ठंड है। सुबह जाना पड़ता? हाँ, सुबह के टाइम, एकदम सुबह 5 बजे उन्होंने समय दिया था। तो मेरे को थोड़ा सा पहले से इरिटेट हो गया था। मैं बोला इतना कुछ करके यार, मैं चलो एक बार दर्शन कर लूंगा, बस नमस्कार करके, भाई कुछ मांगना है कुछ है? मैं बोला नहीं, मेरे को कुछ मांगना नहीं है, बस उनका दर्शन करूंगा। और अच्छा, पैर नहीं छू सकते, हाथ नहीं मिला सकते, आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, तो बहुत सारा है। तो मैं बोला ठीक है। तो मैं उनके पास गया, बहुत भक्ति मेरे मन में था पहले से, तो इरिटेट हो रहा था, लेकिन एक बार बार लग रहा था कि कब जाके सामने खड़ा हो जाऊं। तो आया एक समय जब मैं सामने आके खड़ा हुआ, उन्होंने सब सुना। बाजू में से कोई बोलते रहते हैं कि भाई आप उन्हीं के सेवक। हाँ, बोलते रहते कि आपने ये किया, ये किया। तो उन्होंने मेरे को बोला अच्छा, तो तुम एक काम करो, 2 लाइन मेरे को गा के सुनाओ। 2 लाइन गा के सुनाओ। तो मैंने ये गाना गाया था। गाने के बाद उन्होंने बोला देखो बेटा, जिंदगी में तुम जिस जगह को पाया उस जगह से कभी नीचे नहीं गिरना। इतना बोल दिया। अब आया सेकंड बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ।
नेक्स्ट डे भी नहीं, सुबह मैंने किया, फिर 9, साढ़े 9, 10 बजे तक मीडिया में, सोशल मीडिया में ये दिखा रहा है मैं ऐसा सिर खुजल रहा हूँ और सामने प्रेमानंद महाराज जी बैठे हुए हैं और बोल रहा है, प्रेमानंद जी ने बोला कि इसके नीचे नहीं गिरना तुम। मीम्स बन गए थे। हाँ, मीम्स बन गए थे। मतलब ये कमाल का है, हमारे सोशल मीडिया जो भी है इतना हेल्प किया ना मेरे लाइफ में। हाँ, ऐसा हुआ था, और एक बार जब 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड ले लिया था, उसके 6ठे बार जो था, 6ठा बार भी मेरा ही था, तुझे देखा तो ये जाना सनम, उससे बड़ा एक गाना कोई हिट नहीं था। तो मैं 5 बार जब फिल्म फेयर लिया तो मैं गुड जेस्चर के लिए मैं नीचे आया, तो जैसा होता है ना सब रिपोर्टर्स, सानू जी कैसा लग रहा है, ये वो, मतलब कैसा आपको, हम लोग देखिए मैं 5 बार लिया तो मैं बोला कि एक गुड जेस्चर के लिए बोला था कि बार बार मैं ही नहीं रहा हूँ, इस बार कोई नए को मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसके बाद कोई नए को अगर मिलेगा तो तुरंत नेक्स्ट डे मीडिया ने लिखा कुमार सानू ने फिल्म फेयर लेने से इनकार कर दिया। अब बताओ, इतना बड़ा हेल्प किया उन्होंने कि वो लोगों ने 6ठा फिल्म फेयर अवार्ड दिया ही नहीं मेरे को। बोला कि भाई, हाँ नहीं, मैं मेरे से नाराज हो गया, मैं नाराज नहीं, मैं नाराज नहीं, मैं जब गाऊंगा ना तब ये लोग जब चिल्लाएंगे ना, वही मेरे लिए 6ठा फिल्म फेयर अवार्ड है। उससे बड़ा क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं यही कर रहा हूँ। 100%। जब एक लाइन गाता हूँ तो फिर जो लोग पागल की तरह जो खड़े होकर अप्लॉज देते हैं, तो इससे बड़ा अवार्ड क्या हो सकता है यार। ठीक है, 5 बार ले लिया, 6ठे बार नहीं दिया, कोई बात नहीं, मिलता तो अच्छा होता है, मजाक में क्या हो गया बोलो। चलो, मीडिया ने ये हेल्प किया ना। तो उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी के जो भाषा था, जो उन्होंने मेरे को आशीर्वाद किया, उसके बाद उन्होंने मेरे को 1100 रुपया पेमेंट किया, उन्होंने मेरे हाथ में दिया शगुन के तौर पे, 1100 रुपया रखो बेटा तुम्हारे पास, और एक शॉल दिया, बहुत कीमती शॉल एक दिया। ये सब कोई मीडिया ने नहीं ये बताया। खबर मीडिया में नहीं है। हाँ, ना उन्होंने रिक्वेस्ट किया, ये भी नहीं बताया, हाथ जोड़ा बेटा नीचे नहीं गिरना, ये खाली लगा, और मैं अचानक गाना सुनाना शुरू कर दिया। सर, आपकी जर्नी से अब तक के समय में क्या डिफरेंस आप देख पाते हैं? और जब आपने शुरुआत की थी तो लगा था इतना प्यार लोगों का मिल पाएगा, जो आज तक आज की जनरेशन भी आपके गानों को सुनती है, खुश है तब भी, गम में है तब भी, मस्ती कर रहे हैं तब भी। आपके गानों के बिना कोई पार्टी पूरी नहीं होती है, मुझे ऐसा लगता है, चाहे वो हाउस पार्टी हो चाहे बाहर की पार्टी हो। नहीं, मैंने नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुमार सानू बनूंगा एक दिन। टारगेट तो एक था मेरा, गोल एक था कि फिल्मों में गाना है, बस इतना ही टारगेट था। बट कुमार सानू बनूंगा ये नहीं सोचा था कभी। ये तो लोग सोचते हैं कि कुमार सानू आया और बस फटक से हिट हो गया, फटक से। अच्छा, उससे पहले 10-12 साल मैंने किया पापड़ बेला, इसके बारे में कोई नहीं जानता, ना कोई नहीं सुनना चाहता, ना कोई बोलता भी नहीं है। हर एक सिंगर आज जो सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने इनके लाइफ में जो स्ट्रगल है, स्ट्रगल के बारे में लोग जानते नहीं है। हम लोगों ने भी बहुत झेला, इनको भी झेल के ही आना पड़ा। तो हर एक को झेल के ही आना पड़ता है। आज आप जो काम कर रहे हैं, ये भी ऐसा आसानी से आपको मिल नहीं गया एक दिन में। तो लोग बोलते हैं अरे कुमार सानू तो आया और बस सुपर डुपर हिट हो गया, आशिकी कैसे आशिकी। आप आशिकी से पहले ये जुर्म का गाना आया था, तब हिट नहीं हुआ ये गाना, मालूम है आपको? 88-89 में जुर्म पहले आया। उससे पहले एक पिक्चर आया था जीना तेरी गली में, उसमें एक गाना चला था तेरे हम ऐसा नाम। उससे भी पहले मैंने कुछ गाया था। तो और उससे पहले तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैं होटलों में, बारों में, बार जो सिंगिंग बार होता है उसमें गाते थे, काफी साल तक गाया। लेकिन गोल था बोल के मैंने उसमें से जो पैसा कमाते थे ना, तो उसमें से मैं कैसेट वगैरह बनाया, डेमो कैसेट वगैरह बनाया। वही सुन के एक दिन वेस्टर्न आउटडोर में जगजीत सिंह जी आके सुने, एंड उन्होंने मेरे को लेके जाके वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने मेरे को वो आंधिया करके एक फिल्म के गाने जो मेरे को डब कराया था उन्होंने, दैट वाज स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन लोग सोचते हैं कि बस माहौल उस समय स्कोप बहुत था, आज भी स्कोप है। बॉम्बे एक ऐसा जगह है जहां पे स्कोप बहुत होता है बड़ा, बट आज के थोड़ा सा माहौल
दूसरा टाइप का हो गया। हम लोग पैसा लेके गाते थे, आज पैसा दे के गाते हैं। फर्क ये हो गया और कुछ नहीं। तो आप समझ जाओ बाकी। तो जो गाना गाया मैंने, ये गाना पहले रिलीज हुआ था आशिकी से पहले, तो तब नहीं हिट हुआ था। जब आशिकी हिट हुए तो आशिकी के बाद लोग जाके बोलने लगे कि भाई कुमार सानू का और कोई गाना है, तो ये लोगों ने जून का गाना भी साथ में उसके अंदर डाल के 90s के टाइम पर जब आशिकी मूवी रिलीज हुई, आपके करियर में एक जबरदस्त तरीके से हाइक आया था। लेकिन उसके बाद अगर हम 98 की बात करें या 96 की बात करें, तो अभी एक टाइम ऐसा आया था कि आपने फीस को थोड़ा सा बढ़ा दिया था, और उसके बाद से क्या रिजेक्शन भी मिलने लगा था या आपके कॉम्पिटिटर्स को ज्यादा मौके मिलने लगे थे? देखिए, ये जो सिलसिला है ना कि हर एक डिकेट के बाद एक कोई चेंजेस आता है। 90s का गोल्डन एरा तो आप ही के नाम है। नहीं, ठीक है, लेकिन आप शुरू से देखिए ना, शुरू से आप देखिए। जी। मोहम्मद रफी साहब, देन किशोर दा, देन फिर मोहम्मद रफी साहब आए थे, फिर मुकेश जी। हर एक का एक एक टाइम चलता है, कुछ दिन बाद लोगों को थोड़ा सा चेंजेस चाहिए होता है। फिर उदित नारायण जी आ गए आपके हाँ, नहीं, वो तो सोनू निगम शुरू से ही आ थे। गए। वो लोग सब शुरू से ही थे। हम जब से आए तब से ये लोग थे, लेकिन वो थोड़ा साइड में थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो लोग। फीस बढ़ाने वाली बात क्या थी? हाँ, फीस की जो बात है, डेफिनेटली मेरा एक उसूल था कि मैं गाना गाऊंगा तो मैं अपना प्रॉपर जो रेस्पेक्ट है वो फीस के तौर पे हमें देखा जाता था। मैं देखता था कि एक रेस्पेक्ट जो है, अगर बिना पैसे में गाए ना, उसमें रेस्पेक्ट नहीं रहता है जी। तो मेरे को ऐसा लगता था। तो मैं सोचा कि मेरा फीस जो है वो थोड़ा सा, लेकिन इसके वजह से कम हुआ ऐसा कुछ नहीं है। एक तो 2-3 कारण इसमें था। एक तो था कि वल्गर लिरिक्स वगैरह मैं गाऊंगा नहीं, ये भी एक था। कंडीशंस। एक तो है बहुत ऊंचा चिल्लम चिल्ली वाला गाना होगा तो मैं नहीं गाऊंगा, क्योंकि मेरा रेंज के अंदर जो काम करके मैं कुमार सानू बना, मैं उससे हटके अलग जाके कुछ और चीज करूं, वो अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मेरे को आज भी, मैं इतना बिजी हूं बिकॉज ऑफ दैट, के लोग वही गाना सुनना पसंद करते हैं, वो गाना सुनना चाहते हैं। आज के स्ट्रगलर्स के लिए कुछ कहना चाहिए? स्ट्रगलर नहीं, स्ट्रगलर के लिए देखो, स्ट्रगलर सब अभी वो हमारा सुनेगा नहीं, फिर भी मैं बोलता हूँ। क्या है कि देखो, स्ट्रगलर को मैं यही कहूंगा कि जो काम आप करने जा रहे हो ना, उसमें परफेक्ट होना। आप एक्टिंग में हो, गाने में हो, जो काम भी आप करने जा रहे हो उसमें परफेक्ट होना। उसके लिए जो करना चाहिए कर लेना यार। मैं उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप सुनोगे नहीं। चलो आप बोलो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप आए और अपना कीमती समय दिया। सदा के लिए सानूदा आप लोगों के दिलों में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। लवली क्राउड है। थैंक यू। आई लव यू ऑल। थैंक यू। बिल्कुल। और एक बहुत बड़ा महायोजन संगम कुमार सानू जी आपकी उपस्थिति ने इसे और भी महान बना दिया। लेकिन एक सवाल जो छूटा है, वो सवाल है कि आपके अंदर किशोर कुमार का परसेंटेज कितना है? किशोर कुमार कितने हैं आपके अंदर? देखिए, किशोर दा को मैं फॉलो करके इंडस्ट्री में आया। ऐसा नहीं कि खाली किशोर दा को मैं फॉलो किया, ऐसा नहीं। हमारे जितने भी लीजेंडरी सिंगर है ना, वो किसी को ना किसी को फॉलो करके इंडस्ट्री में आए और उसके बाद वो अपना पहचान बनाए। जैसे कि लता जी नूरजहां जी को फॉलो करती थी, आशा जी गीता दत्त जी को फॉलो करते थे, मोहम्मद रफी साहब दुरानी साहब को फॉलो करते थे, किशोर दा मुकेश जी साइकिल साहब को फॉलो करते थे। ऐसा कुमार सानू किशोर दा को फॉलो करते थे, लेकिन उन्होंने अपना पहचान बनाया बाद में। बिल्कुल। अपने आप को उसमें से अलग करके। बिल्कुल। उनका जो अच्छाई है उसको एडेप्ट करना और अपने अंदाज में उसको पेश करना। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जोरदार तालियां कुमार सानू जी के लिए। तो आप लोगों ने देखा कैसे केदारनाथ भट्टाचार्य जो सिर्फ तबला बजाया करते थे, लेकिन आज के दिन में एक लीजेंड लिविंग सिंगर है। तो जरूर आप लोग गाइए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आप जरूर पहुंच सकते हैं अगर आप चाहें तो। थैंक यू सो मच फॉर योर valuable time you have given for this video.